बीए पाठ प्रथम वर्ष के सभी विद्यार्थियों को आज का सुप्रभात, नमस्कार। कल हमने लघु सिद्धांत कौमुदी के संज्ञा प्रकरण में हमने अनुनासिक स्वरों के विषय में जानकारी प्राप्त की थी कि मुख नासिका वचनों अनुनासिक है कि मुख और नाक से बोलने वाले जो वर्ण होते हैं अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं। उनमें 14 माहेश्वरी सूत्र का 7वां जो सूत्र है यम गण नम, आपको उदाहरण के रूप में बताया था। यम गण न, ये पांचों वर्ण है वो मुंह और नाक से बोलते हैं, अतः ये वर्ण अनुनासिक वर्ण है। और इसके पश्चात हमने एक बात और भी बतलाई थी कि किसी भी व्यंजन या स्वर वर्ण पर चंद्र बिंदु लगा देने पर वह वर्ण अनुनासिक वर्ण हो जाता है। इस बात की जानकारी हमने पूर्व वीडियो में आपको दी है। आगे हम अगला जो सूत्र है उसके विषय में अध्ययन करेंगे, जो मैं श्याम पट पर प्रदर्शित कर रहा हूँ। तुल्यस्य प्रयत्नम सवर्णम। तुल्यस्य प्रयत्नम सवर्णम, ये जो सूत्र है इसके विषय में, और इसके साथ ही एक वार्तिक भी है। वो उस वार्तिक को भी पढ़ना हमारे लिए बहुत जरूरी है। वो वार्तिक है इसमें लिखा है री रे वर्णयोर मिथ है, री लृ वर्ण योर मिथ है, मिथ है सावर्ण्यम वाच्यम। ये वार्तिक भी इसी सूत्र के अंतर्गत बतलाई। इस सूत्र का मतलब है कि उन वर्णों को एक दूसरे का सवर्ण कहा जाता है जिनका तालु और कंठ आदि उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न एक जैसा होता है। इसका तात्पर्य है कि एक ही उच्चारण स्थान और एक ही जैसे आभ्यंतर प्रयत्न से उच्चारण किए जाने वाले सभी वर्ण परस्पर सवर्ण कहलाते हैं। तालु और कंठ और दंते आदि इनके उदाहरण हैं। तो यहाँ पर ये बात स्पष्ट हो जाती है कि उन वर्णों को एक दूसरे का सवर्ण कहा जाता है उन वर्णों को एक दूसरे का सवर्ण कहा जाता है जिनका तालु कंठ आदि उच्चारण स्थान एवं आभ्यंतर प्रयत्न एक जैसा हो, वे वर्ण परस्पर सवर्ण कहलाते हैं। वे वर्ण परस्पर सवर्ण कहलाते हैं। सवर्ण कहलाते हैं। तो यहाँ ये बात हमारे को स्पष्ट हो गई है
कि कोई भी वर्ण जो चाहे तो वो तालु से बोले, चाहे कंठ से बोले, चाहे ओष्ठ से बोले, तो इनके एक तो उच्चारण स्थान और दूसरा आभ्यंतर प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न का मतलब है कि उस वर्ण को बोलने में जो आंतरिक जो बल लगता है वो एक समान होता है। वे वर्ण सवर्ण कहलाते हैं, एक दूसरे के समानांतर होते हैं। समान वर्ण एक ही स्थान पे उत्पन्न होने वाले सवर्ण वर्ण कहलाते हैं, इसलिए इनको सवर्ण कहा जाता है। अगला जो सूत्र है वह है परसन्निकर्ष संहिता। परसन्निकर्ष संहिता। परसन्निकर्ष संहिता। अब इस सूत्र को समझना बहुत जरूरी है कि परसन्निकर्ष संहिता, इस सूत्र का मतलब क्या होता है। वैसे तो यदि आप ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से समझेंगे तो ये बात समझ में आ जाएगी। वर्णों की अत्यधिक निकटता को संहिता कहा जाता है। एक इस सूत्र का सामान्य सा अर्थ है वर्णों की अत्यधिक निकटता को संहिता कहा जाता है। वर्णों की अत्यधिक निकटता को संहिता कहा जाता है। संहिता कहा जाता है। वर्णों की अत्यधिक निकटता को संहिता, इसका तात्पर्य यह है कि जब दो वर्णों के बीच में अन्य कोई स्वर या व्यंजन वर्ण न हो तो उन दोनों वर्णों की निकटता को संहिता शब्द से अभिहित किया जाएगा। जब दो वर्णों के बीच में अन्य कोई स्वर या व्यंजन वर्ण न हो तो, जब दो वर्णों के बीच में अन्य कोई स्वर या व्यंजन वर्ण न हो तो उन दोनों वर्णों की निकटता, तो उन दोनों वर्णों की निकटता को संहिता कहलाता है। अब इस बात को हम कैसे समझें, इसके लिए जैसे उदाहरण लिया है हमने उपेंद्र, उदाहरण के रूप में हमने लिया है उपेंद्र। यहां पर जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे, उप धन इंद्र, यहां पर पैर के ए और इंद्र के ई के बीच में ए और ई के बीच
बीच में कोई स्वर या व्यंजन वर्ण न होने के कारण ए और ई वर्णों की समीपता या निकटता को संहिता कहलाता है। तो यहां पर ए और ई, उपेंद्र जो संधि विच्छेद किया उपधन इंद्र, इसमें पै में ए और इंद्र के ई, इन दोनों के बीच में न तो कोई स्वर है न कोई वर्ण है, और इन दोनों की जो आपस में जो परस्पर अवस्थित हैं और इनकी इस निकटता को ही संहिता नाम से कहा जाता है। और इसलिए परः सन्निकर्ष संहिता, ये सूत्र हमारा स्पष्ट हो जाता है। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। धन्यवाद। थैंक यू।